हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का नया सिलेबस और देख रहे हैं 12th साइंस का केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। ये स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेक्चर नंबर है इसका 8। आज हमें देखने थेरीज ऑफ बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस में जो बॉन्ड होते हैं उनमें कौन से थेरीज इन्वॉल्व है, तो ये है पार्ट 1। तो इसमें हमें दो थेरीज देखनी है। पहली हमें देखनी है वीबीटी, जिसे वैलेंस बॉन्ड थेरी भी कहा जाता है, और दूसरी हमें देखनी है क्रिस्टल फील्ड थेरी। तो आज पार्ट 1 है। मैं ट्राई करूंगी कि वैलेंस बॉन्ड थेरी जो है आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। मे भी हो सकता है इसे 2 लेक्चर लगे, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थेरी में हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने, उसके साथ इसके लिमिटेशंस भी देखने। तो मे भी हो सकता है कि 2 लेक्चर की ज़रूरत पड़े। ट्राई करूंगी मैं कि वैलेंस बॉन्ड थेरी एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए। तो चलो देखते हैं थेरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस पार्ट 1 वैलेंस बॉन्ड थेरी वीबीटी, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज हमें देखना है थेरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। तो 2 थेरीज है। पहली है वैलेंस बॉन्ड थेरी और उसके बाद है क्रिस्टल फील्ड थेरी। तो आज के लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थेरी को मैं ट्राई करूँगी कि एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पे हमें 3 टाइप के ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस है, 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं वो डिटेल में देखने। तो मे भी हो सकता है कि इसे 2 लेक्चर लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए, ताकि सारा एक जगह पे हो जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थेरी में पहले हम थेरी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल देखना है हमें, फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है। और उसके बाद हमें देखने हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थेरी, और बहुत ही ज़्यादा एडिशनल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थेरी, जिसे कहा जाता है CFT एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हमें देखनी है वैलेंस बॉन्ड थेरी। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले कुछ रिकॉल के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थेरी के स्टेप्स क्या होंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थेरी एक क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 201 पे दिया है। क्वेश्चन कैन यू रिकॉल का है, व्हाट आर वीबीटी एंड कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 11th में हम देख चुके हैं। ओके, हाइब्रिडाइजेशन भी हमने देखा है और वीबीटी भी हमने देखी वैलेंस बॉन्ड थेरी। तो 11th की केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था। तो पहले हम देखते हैं कि वीबीटी क्या है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थेरी जो है केमिकल बॉन्डिंग थेरी होती है। ये बेस होती है कंसेप्ट ऑफ वेव मैकेनिक्स। तो वेव मैकेनिक्स के कंसेप्ट पे ये डिपेंड थी। ये क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग बिटवीन 2 एटम्स हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका ओवरलैपिंग होगा और वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। ऐसा कौन बताता था, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल होंगे वो, ऐसा कौन बताता था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती थी। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, तो हाइब्रिडाइजेशन जो था, जो बॉन्डिंग था मॉलिक्यूल के बीच में, जहाँ पे वीबीटी फेल हो गई वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ। तो जो CH4 मॉलिक्यूल था, उसके बाद NH3 मॉलिक्यूल था, ये क्या करते थे, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करते थे किसके, वैलेंस ऑर्बिटल के। तो यहाँ पे क्या होता था, मिक्सिंग होता था और रिकास्टिंग होता था। तो हमने देखा था sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे हमने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। और यहाँ पे नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है, जिसका क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ द क्या होता है, ऑर्बिटल्स। जितने इंटरमिक्सिंग हुए उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होते थे, फॉर्म होते थे। तो जैसे कि कार्बन में देखो, कार्बन का क्या था, एटॉमिक नंबर था 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1s2 2s2 2p4। ओके, तो यहाँ पे क्या था, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 ही थे, 6 है ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये क्या हो गया, ये S और P, इनका क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गया, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल हम ऐसे लिखते थे एक साथ, ये भी sp3 था, ये भी sp3 था,
ये भी sp3 था, और तो देखो 4 का क्या हुआ है, इंटरमिक्सिंग हो गया और 4 ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हुए, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे। ओके, चारों बॉन्ड ऑल मीन्स में सेम है, बॉन्ड लेंथ में सेम है, सारे प्रॉपर्टीज में सेम है। तो एक बॉन्ड उसका किसके साथ फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन का S के साथ और 3 P के। तो ऐसा हो सकता है क्या, एक S के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और 3 P के साथ फॉर्म कर रहा है, सब फिर भी सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे और फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल ये एक हाइड्रोजन के साथ, ये एक हाइड्रोजन के साथ, ये एक हाइड्रोजन के साथ और ये एक हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग। तभी क्या हो सकता है, ऑल मीन्स में बॉन्डिंग बॉन्ड क्या हो सकते, इक्वल हो सकते। तो इसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताने के लिए फेल हुई थी और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो अभी आज हमें देखनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम पहले देखेंगे स्टेप्स क्या होते। तो चलो स्टेप्स देखने हमें। स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहली स्टेप क्या है, क्या क्या होगा, देखो जो मेटल आयन होगा वो क्या प्रोवाइड करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट मतलब एम्प्टी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल को क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो लिगैंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन वही देने वाला है, तो इसको क्या करना है, सिर्फ वैकेंट बॉक्स देना है। तो वो बॉक्स में लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा वैकेंट डी ऑर्बिटल को। आपको एक बात बता दूं मैं कि जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वही कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म कर सकते। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेटल आयन क्या प्रोवाइड करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल को प्रोवाइड करता है ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सके, किसके साथ, लिगैंड के साथ। तो ये एक्सेप्टर होता है, तो इसे क्या करता है, अपना एम्प्टी डी ऑर्बिटल देता है और लिगैंड क्या करते हैं, अपने पास के लोन पेयर उसे वैकेंट डी ऑर्बिटल में डालते हैं। हमें फॉर्मेशन डिटेल में देखना है बहुत सारे कंपाउंड का, तब हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, मेटल आयन क्या प्रोवाइड करेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, किसके लिए, लिगैंड के लिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी होता है यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ जो S एंड P ऑर्बिटल होते हैं मेटल आयन के, वो भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते। सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, S एंड P ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन आल्सो टेक पार्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन में S, P और D ऑर्बिटल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी कभी फॉर्म होता है। तो पहले 2 पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला पॉइंट है मेटल आयन क्या प्रोवाइड करेगा, डी ऑर्बिटल, लोन पेयर कौन प्रोवाइड करेगा, लिगैंड, और क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ S और P ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होंगे, किसके, सेंट्रल मेटल आयन के। तीसरा पॉइंट देखो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते, फॉर्म होते। तो क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ये किसके नंबर इक्वल होंगे, नंबर ऑफ लिगैंड जो कि डोनर है इसके इक्वल में होंगे, और वही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल आयन का। ओके, तो देखो क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल जो क्या होंगे, फॉर्म होंगे हाइब्रिडाइजेशन थ्रू, ये किसके इक्वल में होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ द लिगैंड डोनर एटम। जितने लिगैंड होंगे, डोनर होंगे, उतने क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। लिगैंड क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को सराउंड करते हैं, और वही क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल का। तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगैंड सराउंडिंग, और जितने लिगैंड सराउंड होंगे उतने ही वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होंगे, फॉर्म होंगे। सो नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द लिगैंड डोनर एटम इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ओवरलैप बिटवीन द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगैंड। तो ओवरलैप होगा वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे मेटल के और फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे लिगैंड के, इनके बीच में। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मेटल और लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड,
जो कैसे दिखाते, एरो से। जो डोनर होगा इस साइड में होगा लिगैंड, और जो मेटल होगा उसके साइड क्या होगा, एरो दिखाया जाएगा। ये क्या कैसे फॉर्म होगा, ये ओवरलैप से फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके ओवरलैप, जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे मेटल के, और जो फील्ड ऑर्बिटल होता है लिगैंड का, इनके बीच में होता है, इसे कहा जाता है मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये फॉर्म होगा बाय द ओवरलैप ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड। तो ये जब फॉर्म होगा तब हम देखेंगे, ये सारे स्टेप्स हमें डिटेल में देखने। उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द मेटल आयन। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, मेटल आयन क्या करता है, यूज करता है पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगैंड। तो वो लिगैंड के डायरेक्शन में उसको क्या किया जाता है, पॉइंट किया जाता है। जो वो यूज करने वाला है हाइब्रिड ऑर्बिटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, उसे क्या किया जाता है, पॉइंट किया जाता है किसके डायरेक्शन में, लिगैंड के डायरेक्शन में। तो जो डी ऑर्बिटल है वो दो टाइप के डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होते हैं। एक तो होगा n-1 डी ऑर्बिटल, जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक क्या करते हैं, यूज करते हैं। कभी कभी एन-डी ऑर्बिटल भी क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा। और ये कॉम्प्लेक्सेस को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते। अगर n-1 डी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हुआ तो इसे कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और जब एन-डी ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है, तो इसे कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं। अगर n-1 डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुआ तो कॉम्प्लेक्स होंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अगर एन-डी ऑर्बिटल क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुआ, तो इसे क्या कहा जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो चलो ये स्टेप्स थे। अभी हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन में क्या उनका रिलेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सेंट्रल का 2 होगा, तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है, जैसे ए और बी के बीच में होती है, लीनियर। ओके। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ये हो सकती है टेट्राहेड्रल हो सकती है, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। कभी कभी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पे ये स्क्वायर प्लेनर भी होती है, स्क्वायर प्लेनर भी ज्योमेट्री हो सकती है, तब हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो डी एस एंड पी ऑर्बिटल क्या होंगे, यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। जब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ये क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होगी ज्योमेट्री, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है d2sp3 और sp3d2। तो ऐसा भी, तो ये क्या हो गया, ये nd हो गया और ये n-1 d हो गया। तो इसे क्या है, इसे कहा जाएगा इनर और इसे कहा जाएगा आउटर कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डिपेंड होता है। तो चलो अभी हमें देखने हैं स्टेप्स मेटल लिगैंड बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, या अंडरस्टैंड करने के लिए भी कह सकते हो। तो कभी कभी आता है क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स यूज्ड टू अंडरस्टैंड द मेटल लिगैंड बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कौन से स्टेप हो गए, तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो जब भी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था IUPAC नॉमेनक्लेचर, तब भी मैंने बताया था कि सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो सेंट्रल मेटल आयन जो होगा, या उसको क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करो। दूसरी स्टेप क्या होगी, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लिखना है मेटल आयन का। तो क्या लिखना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये हमें लिखना है किसके लिए, मेटल आयन का। तो मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे किसके लिए, सिर्फ वैलेंस शेल के लिए। जो आउटर मोस्ट शेल होता है
उस शेल का हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इतना बड़ा नहीं लिखते बैठना है, क्योंकि ये जो सेंट्रल मेटल आयन है सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत बड़ा बड़ा है। तो क्या करना है, हमें सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, किसका, मेटल आयन का। पहली स्टेप क्या है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करो, दूसरा उसकी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तीसरा स्टेप है यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम द नंबर ऑफ लिगैंड, जो नंबर ऑफ लिगैंड है, तो नंबर ऑफ लिगैंड हमें जो दिया होता है फॉर्मूला, उसमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट है। तो उन नंबर ऑफ लिगैंड से हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मेटल आयन ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग। तो कितने क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, किसके, वैलेंस शेल, किसके, सेंट्रल मेटल आयन के कितने रिक्वायर्ड होंगे वो हमें इससे पता चलेंगे। जितने नंबर ऑफ लिगैंड होंगे उतने नंबर ऑफ क्या है, हमें वैकेंट ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, अलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक लिगैंड के लिए एक ऑर्बिटल। अगर 2 लिगैंड है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे हमें क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड से क्या फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ क्या है रिक्वायर्ड है, क्या, मेटल आयन के ऑर्बिटल। तो वो हम या क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लिगैंड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सेंट्रल मेटल आयन की, दूसरा उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तीसरा क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड से फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल मेटल आयन के कितने ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे बॉन्डिंग के लिए। तो पहले 3 पॉइंट समझ में आ गए, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना है, दूसरा उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तीसरा नंबर ऑफ लिगैंड से हमें पता लगाना है कि सेंट्रल मेटल आयन के कितने ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। चौथा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे हमें देखना है, सी वेदर द कॉम्प्लेक्स इज विथ लो स्पिन और हाई स्पिन। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए एप्लीकेबल है। तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए एप्लीकेबल है, जिसके डी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या डी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए ही ये एप्लीकेबल होता है हाई स्पिन। तो ये हमें देखना है कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है। उसके बाद क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है आफ्टर पेयरिंग। पेयरिंग के बाद मतलब लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो पेयरिंग होगी उसके बाद का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो हमें लिखना है। उसके बाद क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो मेटल आयन के कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल है उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है उसे भी यहाँ पे लिखना है कि कौन सा टाइप यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो क्या क्या पॉइंट हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, नंबर ऑफ लिगैंड से ऑर्बिटल पता चले, लो स्पिन है हाई स्पिन है वो पता लगाना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर पेयरिंग लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ऑर्बिटल हमें देखना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल है, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कौन से टाइप का इन्वॉल्व है उसे देखना है। तो ये 6 पॉइंट हो गए। उसके बाद क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, शो करना है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसका ऑर्बिटल का हमें लिखना है। और लास्ट में हमें डिटरमाइन करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने, और उससे हमें मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है कॉम्प्लेक्स का, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। तो इतने सारे स्टेप्स हमें क्या है देखने। तो चलो अभी हम फॉर्मेशन देखेंगे जो कोवैलेंट कंपाउंड है, इतने सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फिर से एक बार सुनो स्टेप्स क्या होंगे। पहली स्टेप होगी सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। दूसरी स्टेप क्या होगी, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तीसरी स्टेप क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड कितने उतने देखो और फाइंड आउट करो कि कितने ऑर्बिटल लगेंगे सेंट्रल मेटल आयन के। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन वाला या हाई स्पिन वाला है। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है आफ्टर पेयरिंग। जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा उनका पेयरिंग करके वापस एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है सेंट्रल मेटल आयन का। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है मेटल आयन अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा मेटल का आयन का जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल है और कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका ऑर्बिटल लिखना है विथ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। लिगैंड ने जो इलेक्ट्रॉन दिए उनके साथ लिखना है। और लास्ट में हमें देखना है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ताकि हम मैग्नेटिक बिहेवियर इसका पता लगा सके कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है।
तो इतने सारे स्टेप्स हमें क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। तो मैंने लेक्चर स्टार्ट होते ही बताया था हमें ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखने हैं, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखने हैं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखने। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो चलो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन देखना है हमें। पहला एग्जांपल है हमारे सामने CONH363 प्लस कॉम्प्लेक्स। कभी क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन है। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है कि कैसे स्ट्रक्चर होगा। तो पहली स्टेप क्या थी हमारी पहली स्टेप थी हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सेंट्रल मेटल आयन यानी कोबाल्ट का। तो देखो NH3 न्यूट्रल होता है इसलिए इसका 0 होगा और बॉक्स पे पूरे इस पे कितना चार्ज है -3। तो इन दोनों के डिफरेंस का चार्ज यहाँ पे आता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगा +3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे आप लोग, एक बाजू में क्या करो ऐसे लिख लो, ओके। इसे x एज्यूम करो, x का होगा 0 तो क्या होगा x + 6 × 0 = +3। तो 6 × 0 क्या हो जाएगा 0 होगा = +3। तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी +3। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा कोबाल्ट का +3 होगा। तो कैलकुलेट करो x एज्यूम करके या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो पहली स्टेप हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने सेंट्रल मेटल आयन का देख लिया। दूसरी स्टेप हमें क्या करनी थी, हमें लिखना था CO3+ आयन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम सिर्फ लिखेंगे फॉर द जो वैलेंस शेल है उसके लिए। तो CO3+, कोबाल्ट का क्या है ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। मैं सिर्फ पहला आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है डिटेल में, बाद में हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है बच्चों 27। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s2 इतना नहीं लिखना है, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो आउटर मोस्ट से लिए यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा कोबाल्ट 3+ आयन का। ये इसका d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कौन है इसका 3d। 4s में इलेक्ट्रॉन है क्या इसके, 4s के पास इलेक्ट्रॉन थे लेकिन दोनों भी डोनेट कर दिए और आगे का ऑर्बिटल होगा इसका 4p जो कि वैकेंट है, ओके। तो ये इसका है CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी समझ में आया होगा, ओके। उसके बाद थर्ड स्टेप हमें क्या करनी है, देखने नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने। तो यहाँ पे देखो कितने लिगैंड है, नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं 6 है। मतलब कितने वैकेंट ऑर्बिटल लगेंगे 6 लगेंगे। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग विल बी, इस मस्ट बी 6। कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए बॉन्डिंग के लिए। तो देखो कितने वैकेंट है 1 2 3 एंड 4 ही वैकेंट है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके साथ पेयरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप क्या करनी है, हमें वापस क्या करना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, ओके। ये क्या है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे उन्होंने देते वक्त ही दिया है कि लो स्पिन, सो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस प्रायर हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे ये जो d ऑर्बिटल था उसमें क्या हो जाएगा, ये पहला पेयरिंग था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो ये भी पेयरिंग हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये पेयरिंग हो जाएगा, ये भी वैकेंट है, ये भी वैकेंट है। काउंट करो ये अभी जो वैकेंट बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, रिक्वायरमेंट कितनी थी 6 थी। तो ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ओके। मतलब ये जो इतने ऑर्बिटल है ये क्या होंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे लिखना है, नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे, तो इतने हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। तो चलो वापस लिखते हैं इसको ऊपर, फिर हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऊपर देखो हाइब्रिडाइजेशन। तो d के कितने ऑर्बिटल है 1 2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में d कितना कंट्रीब्यूट करेगा 2, d2। 4 के कितने ऑर्बिटल, s के कितने ऑर्बिटल है एक ही है तो s1। p के कितने ऑर्बिटल है 3 तो p3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया d2sp3,
ये हमारे सिलेबस में नहीं था 11th में, इसलिए हमने नहीं लिया था। हमने sp2 और sp3 ही देखा है। तो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, देखो d2sp3, d के 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल क्या हो रहे, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ताकि 6 लिगैंड के इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, इनमें आ सके। ओके, तो देखो ऐसा था, d के 3 ऑर्बिटल फिल्ड थे, d के 2 सो d2, s का 1 सो s और p के 3 ऐसे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा। तो अभी क्या होगा, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, इनमें क्या होंगे, जो 6NH3 कितने यहाँ पे 6, हर क्या करेगा, एक लोन पेयर देगा, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इन वैकेंट ऑर्बिटल में। तो जो मैंने रेड कलर से दिखाए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, लिगैंड की तरफ से आए। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, d, मतलब nd कर रहा है या n-1d कर रहा है। तो n मतलब आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में से एक घटा के d ऑर्बिटल या फिर आउटर मोस्ट सेल वाला d ऑर्बिटल। तो देखो आउटर मोस्ट सेल 4 है इसकी। ओके, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने डोनेट कर दिए थे, तो 4 में से एक चला जाएगा, तो 3d मतलब कौन सा यहाँ पे इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, n-1d ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, सिंस इट इज़ द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होगा, लो स्पिन, लोअर है, हायर ऑर्बिटल से इनर वाला क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये क्या है, लोअर है। अगर बाहर वाला करता तो क्या होता, ये हाई स्पिन होता, तो ये क्या है, लो स्पिन। ओके, लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा। अभी सबसे सेंट्रल में कौन होगा, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा इसका, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे पेयर्ड है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा कैसे होगा, डायामैग्नेटिक होगा, नेचर में पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। इसमें बहुत बात की हमने डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो स्ट्रक्चर में क्या होगा, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन होगा, कोबाल्ट, और कितने NH3 होंगे, 6 होंगे, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे यहाँ पे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। और इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा साइन होगा, 3+। तो ये हो गया फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 आयन, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, लो स्पिन था। पहला पॉइंट क्या हमने देखा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका क्या देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। सेकंड पॉइंट क्या किया, वो जो सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, उसके बाद देखो कितने लिगैंड है, कितने वैकेंट ऑर्बिटल लगेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करके लिखो, फिर जो ऑर्बिटल है उनको देखो और देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर जो भी हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या करो, इलेक्ट्रॉन एंटर करो जो लिगैंड दे रहा है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायामैग्नेटिक। और लास्ट में क्या करना है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो चलो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हमें देखने हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है उन्होंने COF62-, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने देते वक्त दिया है हाई स्पिन। तो चलो देखते क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, कोबाल्ट का कितना होगा। तो देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो चाहे तो, F6 है यहाँ पे और 3-, तो F का होता है -1, इसका X कंसिडर करो और इस पे कितना चार्ज है, -, सो X + 6 × -1 = -3, सो X - 6 = -3, तो X की वैल्यू कितनी होगी, +3 होगी। मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। अगर नहीं आता है तो कैलकुलेट कर लिया करो।
ओके, उसके बाद क्या करना है, वैलेंस शेल मतलब CO पे कितना चार्ज होगा, कौन सा आयन होगा, ये CO3+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हमने लिखा था, जस्ट पीछे पिछला जो एग्जाम्पल था वहाँ पे भी हमने लिखा था CO3+, कोबाल्ट। ये है इसका 3D, ये है 4s, ये है 4p। कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ का एक और यहाँ के दो उसने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आया है, 3+ चार्ज आया है। लिगैंड कितने, ये सेकंड पॉइंट हो गया। लिगैंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगैंड 6 है, मतलब कितने वैकेंट ऑर्बिटल लगेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी 6। तो कैसे 6 होंगे, ये दो जब यहाँ पे पेयरिंग में चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन, मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट टेक प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या है, जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयरिंग नहीं करते, मतलब ये अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाके दो ऑर्बिटल को वैकेंट नहीं करेंगे। तो हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब समझ लो, लो स्पिन होता तो क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता और ये दो वैकेंट बन जाते। बट ये क्या है, हाई स्पिन कंपाउंड है। हाई स्पिन कंपाउंड में ये जो ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन से ये अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते, तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, ये ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होंगे, लेकिन हमें दो ऑर्बिटल की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट d ऑर्बिटल होगा 4d। तो 4d के हम क्या यूज़ करेंगे, 4d के कितने ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, 2 ही यूज़ करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हाई स्पिन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, वो लीव नहीं करेंगे बॉक्स को, तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते तो हमें ये दो बॉक्स मिल जाते लास्ट जैसा, लेकिन ये खाली नहीं कर रहे, तो एटम ने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स ने उनको छोड़ दिया, मत खाली करो, हम दूसरा ले लेंगे। तो दूसरा ले लिया, कौन सा, यहाँ पे 4d लिया। ओके, तो देखो अभी कितने ऑर्बिटल कितने चाहिए हमें, 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने ऑर्बिटल हमें चाहिए 6 लिगैंड के लिए। ओके, तो देखो क्या होगा, ये s है, ये p के कितने हो गए, 3, 1 2 3, और d के कितने हो गए, 2। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि d2sp3 लिखो या फिर sp3d2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बच्चों, ये दोनों चेंज है। ये क्या है, n-1 जब d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तब ये होता है, और जब nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, लास्ट सेल वाला ऑर्बिटल, तब ये हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। ओके, अगर ये दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते तो आता d2sp3, बट ये क्या है, हाई स्पिन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, तो हमें हायर वाला ऑर्बिटल लेना पड़ा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन nd ऑर्बिटल क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, तो अभी क्या करेगा ये कॉम्प्लेक्स, ये अपने जो 6f है, f इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कितने, 6, तो यहाँ पे एक पेयर आ गई, यहाँ पे दूसरी पेयर आ गई, यहाँ पे तीसरी, 4th 5th एंड 6th, ऐसे क्या किए उसने, 6 बॉन्ड क्या किए, फॉर्म किए। ओके, अभी हमारे पास है, देखोगे क्या आप लोगों को दिख रहा है कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो द कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हैज़ द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस साइड में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, 1 2 3 4, तो इसके पास कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा नेचर में। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, पैर। यहाँ पे तो पेयर्ड ही होगा क्योंकि लोन पेयर डायरेक्ट आके बॉक्स में जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखो हाई स्पिन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, जो पेयरिंग नहीं हुआ, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, और ये क्या बन गया, पैरा मैग्नेटिक बन गया नेचर में। लास्ट में हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, इसका स्ट्रक्चर। तो चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो कोबाल्ट होगा सेंट्रल मेटल आयन, 4 कितने, 6 फ्लोरीन है, 1 2
3 4 5 एंड 6 और इस पे कितना चार्ज है 3 माइनस चार्ज। ये बन गया COF6 3 माइनस कॉम्प्लेक्स। लास्ट में स्ट्रक्चर ज़रूर ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ट्राई दिस करके दिया है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 202 पे। गिव VBT डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉन्डिंग इन ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर, ऐसा क्वेश्चन है। और पहला है यहाँ पे COH2O6 2+ और इसे कहा है हाई स्पिन। तो चलो इसका पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं CO की। तो ये 0 हो जाएगा, तो x + 0 = 2+, तो क्या हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2, मतलब ये क्या है CO2+ आयन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए CO ने, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए डोनेट किए। दूसरा पॉइंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं तो d ऑर्बिटल में से 3d में से एक भी इलेक्ट्रॉन इसने नहीं डोनेट किया है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए होंगे, 4s से गए होंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग क्या होगी, 2 पेयरिंग होगी। तो क्या होता है इसका 4s2 3d 7 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के चले जाएंगे तो CO2+, तो ये 7 वैसे की वैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7 वैसे की वैसे रहेंगे। ओके, आगे का ऑर्बिटल आता है यहाँ पे 4s, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 4p। ओके, तीसरा नंबर ऑफ लिगैंड देखो कितने, नंबर ऑफ लिगैंड H2O है, जिसे वाटर कहा एक्वा भी कहा जाता है। तो नंबर ऑफ लिगैंड कितने 6 है, तो वैकेंट ऑर्बिटल कितने लगेंगे, तो वैकेंट ऑर्बिटल भी कितने लगेंगे 6 लगेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे पेयरिंग भी हो जाए तो एक ही, लेकिन हाई स्पिन है, ये कहीं भी पेयरिंग नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, हाई स्पिन है इसकी वजह से। तो 3D यहाँ पे इन्वॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, हाई स्पिन में ये इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये 4s, उसके बाद ये 4p और आगे का ऑर्बिटल कौन सा आएगा, वो आएगा 4d। तो कितने चाहिए हमें, 6 चाहिए। तो चलो कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो कौन सा वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखो s p के कितने 3 है और d के कितने 2, तो इस टाइप का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं, यहाँ पे H2O ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर देता है तो 6 है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, देखो 1 एक 6 ही है, दूसरे के, तीसरे लिगैंड के, चौथे लिगैंड के, 5th लिगैंड के और 6th लिगैंड के। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, यस दिख रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 3, तो ये भी क्या होगा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे H2O 6H2O की ये 6 हो गए और ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, नेचर में क्यों, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर नहीं होते तो क्या होता डायामैग्नेटिक, बट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो चलो अभी इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सेंट्रल मेटल आयन होगा कोबाल्ट, कितने H2O है, देखो कितने H2O है 6 है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो ऐसे करना है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इजी लगने लगेगा। और एक एग्जांपल है, नेक्स्ट देखो CrNH363+ है क्रोमियम, तो इसका 0 होता है पहला पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा क्रोमियम का +3 होगा, तो Cr क्या होगा 3+ आयन। कैसे, इसका 0 है तो x + 0 = +3, तो x की वैल्यू कितनी होगी +3 होगी। ओके, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24 है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले जाएंगे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक रेंज कन्फिग्रेशन क्या होगा 3d5 4s2
ऐसे होगा। तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो 3D के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 चला गया तो 4 है, 1 2 3, 4 नहीं, यहाँ पे 1 होता है ना, तो यहाँ का 1 और यहाँ के 2 चले जाएंगे। और एडजस्टमेंट वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना 4s और यहाँ पे 4p। तो ये होगा Cr3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं देखो, 6 लिगैंड है नंबर ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड कितने हैं, 6। तो कितने ऑर्बिटल लगेंगे यहाँ पे, वैकेंट ऑर्बिटल कितने की ज़रूरत है, 6 ऑर्बिटल की ज़रूरत है। तो क्या है 6 ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या पेयरिंग होगा, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, ये भी हाई स्पिन वाला है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल वैकेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इसके कितने 3 फील्ड है, 2 खाली है, 4s का 1 और 4p के 3। तो ऐसे करके देखो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। 6 की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 3D, ये 4s, ये 4p। 3D के कितने यूज़ कर रहा है वो 2, s का 1 और p के 3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो 6 लिगैंड है कौन है यहाँ पे, NH3 लिगैंड है। तो कितने ये 6। तो देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, यस। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3। तो क्या बन जाएगा ये प्यारा मैग्नेटिक, ड्यू टू कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। अभी हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, क्रोमियम इज सेंट्रल मेटल आयन, कितने टेट्राहेड्रल है ये भी। अभी हम टेट्राहेड्रल ही देख रहे हैं, मैं सारे एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल के ले रही हूँ। NH3 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 और इस पे कितना चार्ज होगा, 3+। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर जो कि पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सुनो, ट्राई दिस करके आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 204 पे। बेस्ड ऑन VBT प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiNH3 6 3+ कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे क्या करना है हमें, इसके बारे में इसका हमें लिखना है। ये लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो सबसे पहला आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का। तो ये 0 है, तो निकेल का कितना आएगा, +3 आएगा। मतलब Ni3+ का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा देखो, 28 नंबर होता है। तो क्या होगा 3D8 4s2 ऐसा लास्ट में होगा। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ से 2 चले गए तो ये 4s 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 चला जाएगा तो ये 3D7 हो जाएगा। तो देखो वैकेंट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3D का कितना होगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। 4s के दोनों भी चले गए इलेक्ट्रॉन और 4p तो वैकेंट ही था। ओके, तो ऐसी कंडीशन है। ओके, नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं देखो, नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं, 6 है। वैकेंट ऑर्बिटल कितने लगेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल लगेंगे 6 की ज़रूरत है। कितने यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये लो स्पिन वाला है, पेयरिंग कर लिएगा तो यहाँ पे एक ही खाली कर देगा। लो स्पिन वाला है लेकिन इसके इंटरनल ऑर्बिटल का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखो 1 2 3 4 यहाँ पे एक पेयरिंग हो गई, एक ही वैकेंट मिला। क्या हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है, हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए। कितने खाली 1 2 3 4 5, 6 नहीं है, इसलिए हमें नया ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये था 3D, ये था 4s, ये था 4p, ये था 4d। अभी आप लोग सोचोगे कि यहाँ का एक ले लेते और यहाँ का एक ले लेते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें जो 6 ऑर्बिटल चाहिए तो किसी भी तीनों के ही चाहिए। तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, इसे छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छे से देखो तो यहाँ पे 6 हो गए यहाँ पे
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, S P के 3 और D के 2। ओके, यहाँ पे कौन था लिगैंड, लिगैंड था NH3। कितने NH3 थे, 6। तो एक लोन पेयर यहाँ पे डाली उसने, दूसरी यहाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या यहाँ पे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे, कितने, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर भी पूछा है उन्होंने, पूछा हो या ना हो लिख ही देना है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 6 वैकेंट ऑर्बिटल की ज़रूरत थी, तो कौन से, यहाँ पे एक ही वैकेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ का एक ले लेते और यहाँ का एक ले लेते, क्या फ़र्क पड़ता है, डी ही है, नहीं, ये 3D है और ये 4D है, ये n-1 वाला है, ओके डी, और ये ND वाला है। तो एक तो इसके 2 ले सकते हो आप या इसके 2, तो यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है, तो हमें दोनों भी आगे के ही लेने पड़ेंगे, हम पीछे का नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका, तो स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। निकेल इज सेंट्रल मेटल आयन, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। देखो NH3 के साथ एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, फोर्थ 1, फिफ्थ 1 एंड सिक्स्थ 1। और इस कोऑर्डिनेशन जो होगा स्फीयर, इस पे कितना चार्ज है, 3+। तो ऐसे क्या करना है, लिखना है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। मुझे लगा था तीनों टाइप एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज हमने सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं। हमें टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कुछ एडिशनल क्वेश्चन देखने हैं, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके लिमिटेशंस को भी देखना है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, और जितने भी मैंने लिए आज एग्जाम्पल 4-5, उनको आप स्टेप वाइज लिखोगे आपके नोटबुक में, 2-3 बार लिखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।